नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि हम यूपी पीसी 2024 का पेपर सोल्व कर रहे हैं और उसमें कुल 150 क्वेश्चन है और अभी तक हम 80 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि एक वीडियो में 150 क्वेश्चन सोल्व कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है फिर। तो हम इसे पार्ट में डिवाइड करके बनाई हमने कि 1 से लेकर 40 तक शुरू में सोल्व किया हमने, फिर 41 से लेकर 80 तक हमने किए हैं। आज इस वीडियो में 81 से लेकर जितने 40 क्वेश्चन हो पाएंगे वहाँ तक करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और हम देख रहे हैं कि कैसे पेपर में क्वेश्चन को हमें सोल्व करना होता है। अब 30-40 मिनट की वीडियो में 40 क्वेश्चन ही सोल्व हो पाते हैं, क्योंकि केवल क्वेश्चन ही सोल्व करना थोड़ी उद्देश्य है उसकी। जहाँ हमें लगता है कि एक्सप्लेनेशन पढ़नी है वो पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। कुछ चीज़ें आपको बतानी होती है तो मैं उसको आपके बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 81 से हम देखने वाले हैं। इस पीडीएफ को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखा है, वहाँ जाके भी इसको पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 हम देख रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 81 जो है आपकी स्क्रीन पर, आप इसको पढ़ सकते हैं। हर साल एक सवाल डे से रिलेटेड आता है कि कौन सा डे कब मनाया जाता है। पेपर सोल्व जब मैं करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि किस किस एरिया से कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो हर साल एक सवाल आता है। विश्व विरासत दिवस पूछ लेता है कभी कभी एग्जामिनर, कभी कभी इन्वायरमेंट के डे पूछ लेते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इनको आप देखना। तो निम्नलिखित दिवसों पर विचार करना है, उन्हें कालक्रम में लगाना है। तो क्रोनोलॉजी वाले सवाल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड क्रोनोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं पिछले साल में, मैंने आपको एक लॉन्ग वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पर, आप उसको जाके देख सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। तो आपको ऑर्डर में लगाना है। तो आप इसमें पढ़ेंगे पहले विश्व स्वास्थ्य दिवस है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस है, विश्व एथलेटिक दिवस है, विश्व रेड क्रॉस दिवस है। तो इसमें से ज़रूरी नहीं है कि हमें सभी के सभी डे याद हो, एक या दो भी अगर हमें याद होगा तो उससे काम हमारा बन भी सकता है। मैं नहीं कहता कि आप 100% सोल्व हो जाएगा। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका मनाया जाता है 7 अप्रैल। और इस वीडियो में हम बिल्कुल कोई इधर उधर की बात नहीं करते, बिल्कुल प्रैक्टिकल जैसा एग्जाम में हम सोल्व करते हैं वही। मैं ये नहीं कहता कि सारे क्वेश्चन मुझे आते हैं, मुझे भी नहीं आते सारे क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं आते। एग्ज़ाम में क्वेश्चन 130 के आसपास करते हैं, बस 20-25 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो जिनका बिल्कुल भी नहीं पता होता, रैंडम क्वेश्चन है, नहीं आ रहा आंसर निकालना है तो उनको छोड़ देते हैं। 130 क्वेश्चन के आसपास आप कर देंगे तो इनफ है। तो राष्ट्रीय विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व रेड क्रॉस दिवस ये 8 मई को मनाया जाता है। तो एक के बाद चार आएगा, हमें ये देखना है। हमें बेशक 2 या 3 ना पता, हम जो हमें पता है पहले हम उसको रखेंगे कि एक के बाद चार, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। तो एक के बाद चार आना चाहिए। तो एक के बाद चार ए ऑप्शन में है, ठीक है। क्या बी में है? तो बी में तो चार पहले आ गया, तो बी तो ऑप्शन में आंसर नहीं होगा। क्या सी है? सी नहीं, क्योंकि चार पहले आएगा एक बाद में आया तो सी भी एलिमिनेट हो गया। क्या डी में है? हाँ डी में है। तो ए और डी में से आंसर होगा, कम से कम 50-50 तक तो पहुँच गए हैं। और उसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि राष्ट्रीय समुद्री दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को और विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। आप इन डेट को याद कर लें, हो सकता है एग्जाम में अगली बार भी ये क्वेश्चन पूछा जाए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए मैचिंग वाले सवाल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और क्रोनोलॉजी वाले सवाल भी 15-20 सवाल, 20-25 सवाल तो होते ही हैं। अब ये जो सवाल है ये करंट अफेयर का सवाल है, इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन करंट अफेयर हम यहाँ पे सोल्व नहीं कर रहे। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि करंट अफेयर के सवाल कहाँ से कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस इतना उद्देश्य हमारा होना चाहिए करंट अफेयर में। आर्यभट्ट पुरस्कार है तो सेम नहीं पूछेगा, अगली बार पूछ सकता है। विश्व साहित्य पुरस्कार है, लता दीनानाथ मंगेशकर साहित्य पुरस्कार है, गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार है। तो आप इन्हें देख लेना, इसका जो आंसर होगा सी है। क्योंकि करंट अफेयर तो रिपीट नहीं होते, लेकिन करंट अफेयर से हमें ये पता चल जाता है कि किस एरिया से सवाल बने हैं। अब बायोलॉजी देखिए, साइंस मतलब आसान होती है, बायोलॉजी के सवाल तो आसान होता है। हर साल एक या दो सवाल विटामिन से आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए विटामिन ए, रेटिनॉल, विटामिन बी
से बेरी होता है, विटामिन सी, विटामिन ए से रेटिनॉल होता है रिकेटस, सॉरी विटामिन ए रेटिनॉल आपको बताया उसका वैज्ञानिक नाम, और उससे क्या होता है अंधापन। तो ए का है 2। ए का 2 सबसे पहले हम देखेंगे कि ए का 2 क्या ए में है, नहीं है, सी में है, नहीं है, बी में नहीं, तो आंसर क्या हो गया, डी। डी इसका राइट आंसर हो गया। देखिए विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन बेरी रोग हो जाता है, विटामिन सी स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन डी कैल्सीफेरोल, इससे रिकेटस से सूखा रोग हो जाता है। तो विटामिन है ए डी ई के वसा में घुलनशील, बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, तो इनको आप याद करें। अब अगला जो सवाल है आपको लगाना है कि निम्नलिखित पर्वतों पर विचार करना है तथा इन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर से क्रम लगाना है, पश्चिम से पूर्व की तरफ हमें जाना है। तो अब आप देखिए पॉन्टीन जागरोस, ये तो भारत में नहीं है, आपने देखा होगा ईरान के आसपास है ना। तो पॉन्टीन है तुर्की जॉर्जिया और जागरोस ईरान में, देखिए इसमें है लिखा भी थे पॉन्टीन। तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 4, काराकोरम और हिंदुकस। हिंदुकस क्या भारत में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ना। फिर काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, जब हम पढ़ते हैं भारत की पर्वत श्रृंखला तो पहले काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, तो काराकोरम तो भारत में है। तो सबसे लास्ट में तो एक आएगा ना, 2 4 3 1, तो उसका राइट आंसर होगा ए बी डी सी। ठीक है, तो आपने आंसर देखा डी। तो पॉन्टिंग पर्वत आप ध्यान रखिए। देखिए मैपिंग का सवाल, अगर आप मैपिंग अच्छे से करेंगे, अगर मुश्किल से मैपिंग अगर आप 30 मिनट डेली मैप को देंगे तो आपका हो जाएगा। आप कहेंगे तो मैं मैपिंग आपकी करा सकता हूँ, मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको बता दूंगा कि एशिया की मैपिंग कैसे करनी है आपको। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, और जितनी भी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको करा दूँगा। अब जो अगला सवाल है, देखिए ये थोड़ा मैं मुश्किल सवाल इसे कहूँगा। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। हम जनरली क्या रखते हैं कि मैकोंग नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, अंडमान सी में गिरती है या साउथ चाइना सी में, तो साउथ चाइना सी में गिरती है मैकोंग नदी। लेकिन हमें इनका जरूर इनकी डायरेक्शन नहीं पता वो हमें, है ना। तो हमें बताना कौन सा सही सुमेलित है। अंगारा नदी, अमूर नदी, सी नदी। तो इसका जो सही आंसर है, क्योंकि में से कौन सा सही नहीं है, तो मैकोंग नदी है। मुझे नहीं पता था इसका आंसर, जब मैं पेपर दिया था 2024 में, मुझे नहीं पता था बिल्कुल, मैंने छोड़ दिया था। मैकोंग नदी दक्षिण पश्चिम में ना गिरकर दक्षिण पूर्व, तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। 86 आप पढ़ेंगे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए ये बहुत ध्यान से पढ़ना, सही सुमेलित नहीं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की लड़ाई होती है। हम अगर यहाँ पे हमने सही से नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन हमारा पूरा गलत हो जाएगा, और बबल गलत होते ही तो नुकसान है, नेगेटिव में चला जाएगा। तो हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत मैं मुश्किल कहूँगा, एग्जाम में जब आया था। इराक है, सऊदी अरब है, ईरान है, कुवैत है, तो क्षेत्र बताने कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो कासगन है, कासगन कजाकिस्तान में, मुझे नहीं पता, जो करंट अफेयर में चर्चा में होगा, वहाँ से पूछा होगा। और ये शायद ये पेट्रोल रिजर्व वगैरह होंगे इनके, है ना। क्या है इसमें, हाँ तेल क्षेत्र है, देखो लिखा है ना तेल क्षेत्र, क्रूड ऑयल। तो उस टाइम ये चर्चाओं में रहे थे। अभी जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है तो तब भी चर्चा में बहुत सारे हैं। तो आप ईरान के चर्चित जो तेल रिजर्व है उनको आप देख सकते हैं। अब जो अगला सवाल है, भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ये आसान सवाल है, ज्योग्राफी का सवाल है, ये आसान है। तो यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, सर्दियों में वर्षा होती है। भूमध्य सागर की लोकेशन आप देखेंगे तो ऐसे है यहाँ पर, और भारत ऐसे पड़ता है। तो जब सर्दियों में भारत में वर्षा होती है तो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। तो आपने सुना होगा उत्तर भारत में, पंजाब, हरियाणा, यूपी में जो वर्षा होती है सर्दियों में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं पश्चिमी विक्षोभ से। सर्दियों में यहाँ से चक्रवात चलते हैं तो यहाँ पे वर्षा होती है, जेट स्ट्रीम बहती है यहाँ पे, आपने सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है, ये बात आपकी ठीक है। और यहाँ पर कौन से फल उगते हैं आपने पता है, जो जिसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जैसे मौसमी, अनानास, ये सब वगैरह। तो पहले बात आपकी ठीक है। दूसरी बात आप पढ़ेंगे
शीतकालीन अयनात के कारण वायुदाब पेटियाँ दक्षिण की ओर खिसक जाती है। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है, तो दोनों ही ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट वाला सवाल था है, जो कॉन्सेप्ट है वो तो आसानी से हो जाते हैं, जहाँ फैक्ट है वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आना लाजमी है। अब क्वेश्चन नंबर 88 है, पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। अब ये जो सवाल है 87 और 88, ये एक ज्योग्राफी में एक चैप्टर है, जलवायु है ना, जिसमें ना भूमध्य सागरीय जलवायु पढ़ते हैं हम, चाइना टाइप जलवायु पढ़ते हैं, मानसूनी जलवायु पढ़ते हैं, स्टेपी तुल्य जलवायु पढ़ते हैं और ब्रिटिश तुल्य जलवायु पढ़ते हैं। तो ब्रिटिश तुल्य जलवायु को ही पश्चिमी यूरोप की जलवायु से आप समझ सकते हैं। तो हम पहला पढ़ेंगे, आपको कॉन्सेप्ट है पूरा। पश्चिम यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है। तो पश्चिमी यूरोप में सभी वर्षा क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बहती है, जो क्या है, एक मतलब गर्म जल की धारा है, ठीक है ना। तो गर्म जल की धारा पश्चिमी यूरोप में टकराती है, तो वहाँ वर्षा करती है वो। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आप सेकंड पढ़ेंगे, पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंदर स्थित है। पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों यानी कि वेस्टर्लीज पेटी के अंदर स्थित है। तो ये बात भी आपको बिल्कुल ठीक है, तो दोनों ही ठीक है आपके, तो ये राइट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, ऊपरी गंगा के मैदानी वर्षा जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। देख क्लाइमेट का है, ज्योग्राफी में मतलब ये मैं देखूंगा कि 2024 में कॉन्सेप्ट के सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं। अब इसमें जो सेकंड वाला है, इसमें आपको लगता है कि सेकंड वाले स्टेटमेंट में जो कॉन्सेप्ट है नहीं है, पर हम पढ़ते हैं। यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। हाँ ठीक है। ऊपरी गंगा के मैदान, देखिए ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में पूछ रहा है कि यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिम उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। तो बिल्कुल बात ठीक है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% से अधिक है। तो जनरली आप ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि 10 में से 7 क्वेश्चन बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट ठीक होंगे। आप खुद से पेपर सोल्व किए, खुद से एक बार देखिए बिल्कुल नियम तो ऐसा नहीं है। मान लो आपको फर्स्ट पता है, अब आप सेकंड में डाउट है, तो आप जनरली से सही मान के चलिए। मेरा मानना तो ये है, क्यों? क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए हैं प्यारे साथियों। आप खुद भी देखेंगे तो 10 में से 7, कभी कभी 8 भी ठीक हो जाते हैं। आप मान के एक बार सोल्व करके देखिए, तब आप मुझे बताना। अगर आपके नॉलेज से क्वेश्चन हो रहा है तो आप कर दीजिए, अगर नहीं हो रहा तो एक बार आप खुद से एनालाइज करिए, फिर आप लगाइए आंसर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करते पहले साथ, और कोई इसका तरीका नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है। अब ये तो बहुत मुश्किल में क्वेश्चन कहूँगा। दर्रा है और उनकी हाइट पूछ रखी है, समुद्र तल से ऊंचाई है, और हमें क्या लगाना, मैचिंग लगाना। मैं एग्जाम में छोड़ के आया था, मुझे नहीं पता किसी कितनी हाइट है, क्योंकि इतनी चीज़ कहाँ याद करते हैं कोई। तो देवसा है, रोहतांग है, लेकिन इसका हम आंसर ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि एग्जाम में एग्जैक्ट पूछ ले, क्योंकि पीसेस रिपीट करता है एग्जाम में क्वेश्चन। देवसा सॉरी रोहतांग है, बारालाचा, बनिहाल। तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी है? देवसा 5360 मीटर। क्या देखते हैं कि इससे आंसर निकलता है क्या? 5360। तो ए का फर्स्ट ही है, तो ऑप्शन में देखते हैं ए का फर्स्ट है क्या। नहीं, इससे तो नहीं निकला। ए का फर्स्ट में तो आपका ए तो एलिमिनेट हो गया, डी हो गया, बी या सी में से आंसर होगा। अब देखते हैं हम रोहतांग, सबसे कम देखते हैं। फिर बनिहाल, हाल ख़राब है इसका, ऐसे हम याद करेंगे। हाल ख़राब है, सबसे कम हाइट है 2832। डी का है 4, नहीं इससे भी नहीं निकलेगा, क्योंकि डी का 4 से क्या हो जाएगा, सी में भी है और डी में भी है। सॉरी ए और डी तो हमने एलिमिनेट कर दिया है ना, तो बी और सी बचा। तो बनिहाल 2832, तो डी का 4 सी निकल गया। हाँ, तो ऐसे कर सकते हैं हम। तो आप ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। देखो रिपीट हो सकता है, 2024 में जब बनाता है तो बहुत सारे बच्चों के नहीं याद होता, क्योंकि ऊंचाई कौन याद करता है। तब हम ऐसे इसको याद करेंगे। अगर 2026 में आया तो बनिहाल, हाल ख़राब है यार, सबसे कम हाइट मिली है इसे, तो 2832, डी का 4 है। तो ए और डी तो हम एलिमिनेट कर देंगे। फिर देवसा, दे हाइट, तो सबसे ज़्यादा हाइट इसकी है भाई 5360 मीटर। ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। बस अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी पर्वतों की ऊंचाई आप याद करने लगे
तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस आप इस क्वेश्चन को ऐसे याद करें क्योंकि हो सकता है रिपीट हो जाए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 91। ए और आर है, असर्शन है, रीजन है। आप पढ़ेंगे अभी कहता है ना, जूट भारत का विशुद्ध पौधा है। ठीक है, जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है तथा जुलाई से अक्टूबर के मध्य काटा जाता है। मैंने आपको कितनी बार बताया कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ए है, जो कथन है कि अपने आप में वो सही है या गलत है, फिर छोड़ देंगे हम इसको। फिर हम आर को देखेंगे कि आर अपने आप में सही है या गलत है, आइडेंटिफाई करके फिर हम क्या लगाएंगे, क्योंकि लगा के देखते हैं कि क्वेश्चन बनता है या नहीं। बस ऐसे हमें देखना है। जूट भारत का विशुद्ध पौधा, तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जूट भारत का विशुद्ध पौधा है। अब जो दूसरा कथन है वो भी बिल्कुल ठीक है। देखिए फैक्ट है थोड़ा सा कि जूट खरीफ की फसल नहीं है, रबी की है, ये तो इतना पता हमें करना चाहिए जब हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। हम जब एग्रीकल्चर वाले चैप्टर पढ़ते हैं तो प्यारे साथियों थोड़ी बहुत जानकारी हम वहाँ से ले लेते हैं। जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है, बिल्कुल ठीक है, तथा जुलाई से अक्टूबर के मध्य काटा जाता है, ये भी ठीक है। तो अब क्योंकि लगाते हैं, जूट भारत का विशुद्ध पौधा है क्योंकि जूट खरीफ की फसल है। क्या इसीलिए भारत का विशुद्ध पौधा है? भाई जूट खरीफ की फसल है, क्या इसीलिए जूट भारत का विशुद्ध पौधा है? तो ये बात आपकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ए और आर दोनों ठीक है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, बी इसका आंसर है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब मैं शुरू में तैयारी करता था तो मैं बहुत कन्फ्यूजन होता था। तो सबसे इसका एक अच्छा तरीका क्या है कि पेपर लें, 2025 का पेपर लें, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष निकालने वाले कम से कम 15 से 16 आ रहे होंगे। तो आप उन्हें सोल्व करके और ये देखें कि कैसे आंसर निकल रहा है, कैसे नहीं निकल रहा है। 2025 का अलग ले, 24 का अलग ले, 23 का अलग, 22 का अलग, इस तरह से आप पेपर लेते चले जाएं और सोल्व करके देखें, तो मैं यकीन मानता हूँ कि आपको बिल्कुल आ जाएगा। देखो आप कितनी कोशिश कर लें, एक दो सवाल तो आपका इधर उधर हो ही जाना है फिर भी, है ना, लेकिन हमें गलती बहुत ही मिनिमम करनी है। तो 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब 92 है। देखिए 92 भी बहुत मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है, जब भी तो उसकी कट ऑफ बहुत कम गई थी 2024 वाले पेपर की। रामगंगा परियोजना के बारे में कुछ डेटा दे रखा है और हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो पीसीएस ने दिया है, वो बांध की लंबाई है, ये सही नहीं है। तो आप इसको ध्यान रखें कि डैम की जो लेंथ है वो 825 मीटर दे रखी है, जो कि गलत है। इस जो 715 मीटर लंबा है, तो ये डेटा आप ध्यान रखें। बाकी ए बी और डी बिल्कुल ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषित भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकरण फसल उत्पादन होता है। तो आपकी ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि चीन और जापान से ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्र भारत में है कृषि का। ठीक है, तो पहली बात आप करके, जो कि सेकंड आपका गलत है। तो सॉरी पहली बात आपकी ठीक है, तो आप सेकंड जब पढ़ेंगे, उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकरण उस फसल उत्पादन होता है। मानसूनी जलवायु प्रदेश है तो यहाँ पर विविध प्रकार की फसलें होती हैं, तो बिल्कुल बात ठीक है, कॉन्सेप्ट है ना। तो एक और दो दोनों आपके ठीक है। देखिए सी राइट आंसर होगा। मेरे दिमाग को पता नहीं क्या चल रहा था जो मैंने सो गलत कर दिया। तो एक और दो दोनों ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, है ना, तो बिल्कुल ठीक बात है। और मैंने देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको बताया कि 10 में से 7 के जो आंसर होंगे वो एक और दो दोनों होंगे। देखो आप इसे भी इस कैटेगरी में रख सकते हैं। मैं दिखाऊंगा ऐसे क्वेश्चन आपको। 93 94 है, सोचिए को सोचिए, दो से आपको मिलाना है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसका वो बहुत हम याद करते हैं और ये रिपीट भी है। पिछले साल के पेपर में कई बार पूछा गया है कि देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्ण, टिहरी, ये सब है, अलकनंदा, ये सब है, तो हम भूल जाते हैं। तो इसको हमें कैसे करना है? तो कई बार क्रम पूछता है कि सबसे नीचे क्या है यहाँ पर, जहाँ से गंगा नदी बनती है, तो मैं इसको बताऊँगा। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें, तो जैसा मतलब पहाड़ी एरिया है, मतलब पर्वत है वहाँ सब, तो सबसे पहले पढ़ेंगे देवप्रयाग।
ठीक है। देवप्रयाग के बाद रुद्रप्रयाग, ठीक, ऊपर जा रहे हैं हम, है ना। जैसे जैसे हम पर्वत पे चढ़ते हैं तो सबसे पहले जब ठंडा एरिया है तो सबसे पहले आपके कान ठंडे होंगे तो कर्णप्रयाग आएगा। फिर जब कान ठंडे हो जाएंगे तो नाक, नंदप्रयाग, तब जाके ही विष्णु जी मिलेंगे आपको, तो फिर विष्णु प्रयाग होते हैं, है ना। तो इस क्रम से आप याद रखेंगे देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णु प्रयाग। कि सबसे पहले देवप्रयाग, देव के बाद रुद्रप्रयाग, जैसे जैसे और ऊपर चढ़ेंगे तो आपके कान ठंडे होंगे, फिर नाक ठंडी होगी, फिर जब ये तो जाके विष्णु जी मिलेंगे। तो उसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, इसको देखो मैं आपको एक तरीके से याद कराता हूँ, क्योंकि हम बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ अलकनंदा मिली, कहाँ मंदाकिनी मिली, कहाँ भागीरथी, कहाँ भिलंगना, बहुत कन्फ्यूजन होता है। ज्योग्राफी की आप बुक लेंगे बहुत कन्फ्यूजन होता है, लेकिन जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा आप ऐसे याद करेंगे, एक बार अपनी बुक में देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम वो ध्यान रखेंगे जहाँ से गंगा बन रही है ना, जहाँ दो नदी मिलती है और गंगा बनती है, गंगा नदी। तो गंगा नदी को कैसे ध्यान रखना है, देवप्रयाग में क्या बननी है, गंगा। तो दो नदी मिलती है यहाँ पे, कौन कौन सी, एक तो मिलती है अलकनंदा, अलकनंदा, दूसरी मिलती है भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर ही गंगा बनती है। तो इसको कैसे याद रखना है, देखो अभी तो मैं आपको बता दूंगा, बाद में कन्फ्यूजन होगा तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अलकनंदा, नंदा, नंदा का मतलब क्या होता है, नंदी, ऐसे ध्यान रखो, नंदा नंदी, नंदी बैल, है ना। भागीरथी रथ, रथ और बैल इनकी जोड़ी बना दो, क्योंकि रथ में क्या जोड़ना चाहिए, नंदी, नंदा, नंदी होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। देखिए किसी भी तरह से याद करना हो हमें, ऐसे याद करना हो, चाहे कैसे भी, हमें बस याद रखना अलकनंदा, अलकनंदा, नंदा, नंदी, भागीरथी रथ, रथ, तो नंदी को रथ में जोड़ दो। तो अलकनंदा और भागीरथी को मिलकर देवप्रयाग में गंगा बनती है। तो हम देखते हैं कि देवप्रयाग से निकलता है कि नहीं। तो ये है 2, अलकनंदा और भागीरथी, तो ए का है 2, क्या इससे आंसर आता है, नहीं। तो हम सबसे पहले देखेंगे ए का 2। तो ए का 2 किस में है, एक तो ए में हो गया, ठीक है। क्या बी में है, बी में तो नहीं है। क्या सी में है, सी में नहीं है। क्या डी में है, डी में तो है। आंसर नहीं निकला, लेकिन हाँ हम यहाँ तक तो पहुँच गए, ठीक है। फिर अलकनंदा, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में देखो अलकनंदा तो ऊपर से आ ही रही है। फिर मंदाकिनी, तो मंदाकिनी को देखेंगे अब, प्रयाग को देखेंगे, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी से मिलती है ना, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी। तो अलकनंदा मंदाकिनी किस में है, बी का है 4। तो बी का 4 केवल ए में है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले देवप्रयाग को याद करेंगे, फिर करेंगे रुद्रप्रयाग। अब 2 याद कर लेंगे तो इन्हीं से आपका काम बन जाएगा। तो देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी, रुद्रप्रयाग आपका अलकनंदा और मंदाकिनी, और कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडार, फिर टिहरी, भागीरथी और भिलंगना। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 95 है। इसरो द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर, प्रवाह सॉफ्टवेयर इसरो ने विकसित किया था, तो उसके संदर्भ में हमें बताना कि कौन सा कथन सत्य है। यह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अग्रणी उपलब्धि है, ठीक है। अंतरिक्ष वाहनों के प्रारंभिक वायु गति के डिजाइन के लिए बड़ी संख्या के विन्यास के मूल्यांकन की आवश्यकता है। अब देखिए जो सेकंड स्टेटमेंट है और फर्स्ट है, देखिए बिल्कुल जनरली स्टेटमेंट है, मतलब इसमें कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं बताई गई है जो आप इनको काट दें। इसमें बात क्या की गई है कि यह अंतरिक्ष केंद्रीय अग्रणी उपलब्धि है। हाँ, प्रभावी सॉफ्टवेयर है भाई, उपलब्धि तो होगी। अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है तो उपलब्धि क्यों नहीं होगी, होगी। और यहाँ पे भी देखो क्या लिखा है, आवश्यकता है किसकी, वायु गति के डिजाइन के लिए बड़ी संख्या के विन्यास के मूल्यांकन की आवश्यकता है। तो बताओ इसमें भी क्या गलत बात है। तो देखिए दोनों बिल्कुल आपके ठीक है, ये राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को आप किसी भी कॉमन सेंस से कर सकते हैं कि देखें, एक तो क्या कि जनरल स्टेटमेंट है दोनों, बिल्कुल ठीक है। और एक मैंने आपको क्या बता रखा है कि 10 में से 7 क्वेश्चन आपके ऐसे आंसर जो हो जाएंगे भाई, 1 और 2 दोनों ही होंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ ऐसी नेगेटिव बात नहीं, ऐसा कोई फैक्ट नहीं जो आपको परेशान करे, ऐसा कोई तथ्य इसमें दे रखा हो। तो आपने देखा, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 96 है, इसको देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें एक को कथन है, दूसरे को बार कहा गया है। इसमें क्या है कि अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दी थी, ये आपको पता है, बिल्कुल दी थी। और मिसाइल की मारक क्षमता 490 किलोमीटर है। तो 490 नहीं है, 390 के आसपास है शायद, है ना। तो आपका
आर गलत है, पहले ही ठीक हो गया। तो ए सही, आर गलत है आपका, तो ए ठीक है। सॉरी 290 किलोमीटर है ना, देखो इसमें लिखा है 290 किलोमीटर, 490 नहीं 290 किलोमीटर है इसकी मारक क्षमता। तो आपने से देखा। अब अगला क्वेश्चन आपका 97 है कि अप्रैल 2024 में माओवादी विरोधी सम्मेलन, सॉरी माओवादी विरोधी ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 97 अभी हम देखते हैं। यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में हुआ था, ठीक है। यह ऑपरेशन बीएसएफ और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड द्वारा किया गया था। अब देखिए ये करंट अफेयर में उस टाइम में था। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी है केवल। अब देखिए 10 में से जो 3 क्वेश्चन है उसमें से ये क्वेश्चन हुआ है जिसका केवल आंसर सी हुआ। तो सेकंड ठीक है आपका, पहला गलत है। तो ये ऑपरेशन ये सब हुआ, तो ये सब आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में हुआ था। आगे हम बढ़ते हैं। अब जो करंट अफेयर है उसको हम बस ये देख सकते हैं कौन सा किस एरिया से सवाल वहाँ से पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं, क्या ये कॉन्सेप्ट बेस है या ऐसी है। नीचे 2 कथन दिए गए ये हमें पता है। पहला हम पढ़ते हैं कि मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्य पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है। देखिए बिल्कुल कोई निगेटिव बात इसमें कर रखी है नहीं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट आपका आप में ठीक है नहीं है, सही है तो देखेंगे, गलत है तो ऐसे कट लगाएंगे, ऐसा कर दिया हमने। फिर इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से हम दूसरे की देखेंगे। सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संबंध है। हम इसे देखेंगे सही है या गलत है, फिर इनमें संबंध डिसाइड करेंगे। तो आप जब पहला पढ़ेंगे इसमें देखो कोई ऐसी बात तो नहीं कर रखी है। इसमें क्या रखी है कि जो मानव विकास सूचकांक और एसडीजी है जो हमारे सतत विकास गोल है, इनमें भारतीय राज्यों की वरीयता में पॉजिटिव रिलेशन है। हाँ तो पहली बात ठीक है, बिल्कुल होगा। सेकंड पढ़ेंगे हम सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संबंध है। हाँ बिल्कुल है। एसडीजी जब हम पढ़ते हैं तो पहला भुखमरी, गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, तो जो SDG 4 है वो शिक्षा के बारे में तो कहता ही है, तो दूसरे भी ठीक है। अब देखो कैसे हमें जोड़ना है ना, वो कनेक्ट करना है हमें कि मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्य पर आधारित भारतीय राज्य की वरीयता में सकारात्मक संबंध है क्योंकि सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठ का संबंध है। हाँ ठीक है, सही व्याख्या करता है बिल्कुल। तो 20 का राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ भी SDG की बात है, यहाँ भी SDG की बात है और SDG में ये सब है। तो 20 का राइट आंसर होगा, आपने देख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए 17 के 17 जो SDG हमें याद करने हैं। सबसे पहला गरीबी है, पहला, दूसरा भूखमरी, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा शिक्षा, ऐसे याद करना है। अब जो ये करंट अफेयर का सवाल है कि प्रवासी द्वारा भारत में जो रेमिटेंस भेजा जाता है कि प्रथम कौन है, लिस्ट दे दें ना कि सबसे ज़्यादा कहाँ से हमें पैसे मिले, प्रवासी जो भारत में पैसे भेजते हैं रेमिटेंस। 2022 में प्रवासी द्वारा भेजी गई राशि को हमें क्रम लगाना है, तो सबसे ज़्यादा किससे मिली है हमें, तो हमें देखना है। अच्छा मैक्सिको को मिली है, चीन, भारत, तो सबसे ज़्यादा आपको पता है कि भारत फर्स्ट पे था, ये तो बहुत चर्चा में था, तो सी का है फर्स्ट। और किस देश से मिली उस टाइम वो भी चर्चा में था शायद, अगर मैं याद कर पा रहा हूँ तो शायद सिंगापुर वगैरह था, पता नहीं कौन सा देश था ऐसा। तो भारत फर्स्ट पे था, तो सी का है फर्स्ट। देखते सी का फर्स्ट आंसर निकलता है क्या, क्या ए में नहीं है, सी नहीं है, बी नहीं है, तो डी आंसर होगा। देखिए करंट अफेयर में था, जिसने पेपर दिया होगा उसे पता होगा। अब 100 क्वेश्चन नंबर है, आप इसको देखिए, सोचिए को सोचिए 2 से आपको मिलाना है। चलो देखते हैं। अब ये कि 2019 से 23 के आधारभूत संरचनाओं पर किए गए खर्च का हमें बताना है कि कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड। तो महाराष्ट्र है, यूपी है, तमिलनाडु, कर्नाटक है। आपको सही बताऊं तो मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था। 99 तो मुझे आता था, मैंने कर दिया था। मुझे ये 100 वाला नहीं आता था, मुझे नहीं पता था कि खर्च करने में कौन सा राज्य फर्स्ट है। मैंने अटैम्प्ट जरूर लिया था लेकिन मेरा सवाल ही गलत हो गया था। मैंने क्या सोचा कि यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो यूपी फर्स्ट होगा खर्च करने के मामले में, तो मुझे नहीं पता था इसका आंसर, तो मेरा ये गलत हो गया। मैंने बी का फर्स्ट लगाया, तो बी का फर्स्ट से मेरा ए और सी मैंने ऐसे हटा दिया था। और बी और डी,
अच्छा, तो यूपी फर्स्ट है, तो मुझे नहीं पता, ये आंसर मेरा गलत हो गया था, सही हो गया था। हाँ, तो शायद सही मेरा सही हुआ था शायद, मैंने ऐसे सोचा था। हाँ, तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट था, तो ए का है फर्स्ट, सॉरी बी का है फर्स्ट है, तो बी का फर्स्ट आप देखेंगे, बी और डी में से था। शायद मेरा सही हुआ गलत हुआ मुझे नहीं पता, मुझे लगे गलत हुआ सही हुआ, मैं देख के बताऊँगा अपनी बुकलेट में। लेकिन मैंने ऐसे सोचा था, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल मैं आपको बात बताता हूँ। तो यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तो खर्च मामले में फर्स्ट हो गए, तो मैंने तो ऐसे सोचा था ये, तो मैंने बी का फर्स्ट लगाया, तो बी का फर्स्ट लगाया तो ए और सी हट गया, बी और डी बचा। फिर मैंने क्या सोचा, फिर भाई इसमें से महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, कर्नाटक है। फिर भाई महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा आपने देखा कि मारा मारी फिर महाराष्ट्र में है, क्योंकि मुंबई ये सब वगैरह वहाँ पे हैं, आपने देखा है, तो ये सेकंड पे होगा, तो ए का 2 लगा दिया फिर मैंने, तो शायद मेरा हाँ ये निकल गया था आंसर, है ना। तो डी इसका राइट आंसर है, आप ऐसे भी वहाँ पे कॉमन सेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 101 है, अब देखते हैं क्या ये कॉमन सेंस होता नहीं कि आईसीटी बेस्ड ई गवर्नेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ई गवर्नेंस सरकार की पारदर्शिता को कम करता है, बताइए। ई गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी को कम करता है, नहीं, तो पहला तो गलत होगा। हम आगे बाद में बढ़ेंगे, 2 3 4 बाद में चेक करेंगे, हम पहले देखेंगे कि पहला ठीक है नहीं है। तो ई गवर्नेंस सरकार की पारदर्शिता को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है, तो पहला गलत है। तो पहला गलत है, तो हटा दो पहला, किस किस में है, पहला आपका बी में है ना। ऐसे सोल्व करना है एग्ज़ाम में। 2 3 4 ये ऑप्शन बचे यहाँ पर, और यहाँ पे ए सी डी ऑप्शन बचा। अब देखते हैं, ई गवर्नेंस से सरकार की लागत कम हो जाती है, तो ये बात आपकी ठीक है। ई गवर्नेंस से भाई जब ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, जब सारी चीज़ें पारदर्शी हो जाएंगी, तो कॉस्ट तो कम हो जाएगी, ठीक है। हम 2 को टिक लगा के रखते हैं। थर्ड पढ़ेंगे, ई गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है, हाँ बढ़ जाता है। जब गुड गवर्नेंस होगा ना, सिटीजन चार्टरशिप होगी, तो बढ़ ही जाएगा योगदान। थर्ड भी ठीक है। ई गवर्नेंस से नौकरशाही की लाल फीताशाही बढ़ जाती है, तो ई गवर्नेंस से भ्रष्टाचार वगैरह कहाँ बढ़ता है, तो ये तो नहीं होगा। तो फोर्थ तो नहीं है, फोर्थ किस में नहीं है, ए में, तो ये हट गया, तो डी आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। अब क्वेश्चन नंबर 102 को आप देखिए, संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किन स्रोतों से कार्य शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो संविधान से होती है, संसदीय कानून से होती है, कार्यकारी नियम और आदेश से होती है, और परंपराओं से होती है। बिल्कुल ठीक है, ये आंसर आपने लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिटी के सवाल जनरली आसान होता है, पॉलिटी है बहुत मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है, ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन है, एक ही सही सम्मिलित है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आर्टिकल 340, ये गलत है आपका, सॉरी। अभी पहले हम चारों पढ़ेंगे, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। वित्त आयोग 263 तो 280 में है, तो बी आपका गलत है। निर्वाचन आयोग 324 में है, ये आपका गलत है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये आपका 148 गलत है, तो आपका केवल एक ही ठीक है ना। तो ये सब गलत हो गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में है ना, ये 338 में है, तो 340 आपका बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो लिखा है ना ये रहा। अब 104 ये बहुत आसान है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला। पहले हम सारे पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर लगाएंगे। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, गोलकनाथ वाद, केशवन भारतीय मामला 1973 का है, तो 1973 सबसे लास्ट में 4 आएगा, तो 4 किस में, ए हटा दो, सी हटा दो। ये तो मतलब आसान है। शंकरी प्रसाद सबसे फर्स्ट संविधान शोधन हुआ था 1951 में, तो एक सबसे पहला आएगा, 4 लास्ट में तो रही हो गए। गोलकनाथ वाद सबको पता है 1968 का मामला है। सज्जन सिंह 1965 का मामला है, तो ये आसान है पॉलिटी का। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए अगला जो क्वेश्चन है पॉलिटी का ही है आपका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति घोषणा करता है, बिल्कुल बात आपकी ठीक है। भाग 18 में इमरजेंसी प्रोविजन है, भाग 17 में राजभाषा है, भाग 18 का जो है इमरजेंसी प्रोविजन है, जिसमें 352 से लेकर 360 तक आर्टिकल हैं। आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, बिल्कुल बात ठीक है। अब इसमें व्याख्या कैसे करनी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति घोषणा से संबंधित है, क्योंकि आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है।
तो बी होगा, ए भी ठीक है, आर भी, और आर ए की सही व्याख्या करता है। वो सॉरी, इसका जो होगा सही व्याख्या नहीं करता है। इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, सॉरी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति क्वेश्चन से संबंधित है, क्योंकि आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। तो इसका जो आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, व्याख्या नहीं करता। देखिए हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, इसलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति घोषणा से संबंधित है। तो ये कुछ लॉजिक लग नहीं रहा कि आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, कि क्या इसीलिए 352 दिया गया है। तो ये नहीं है, तो सी इसका आंसर होगा। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ऐसे सवाल में कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है, तो आपको इत्मीनान से पढ़ना है। देखिए आपके सामने मैं दोबारा सोल्व कर रहा हूँ, तो देखो फिर गलत हो गया मुझसे भी। अब जो क्वेश्चन है देखिए, योजना के नाम है प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, जल जीवन मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बहुत चर्चा में था उस टाइम पर, तो देखना है ये कब शुरू हुए थे। तो 1 मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू हुआ था। तो डी का है फर्स्ट, जिसमें गैस सिलेंडर वगैरह मिले थे फ्री में, तो डी का है फर्स्ट। तो डी का फर्स्ट हम देखेंगे, क्या ए में है? नहीं। सी में नहीं, बी में नहीं, तो डी ही आंसर बचा। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, क्योंकि 3-4 स्कीम से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से हो सकता है 2026 में दोबारा रिपीट होए। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है कि मानव विकास सूचकांक में किन संकेतकों का उपयोग किया जाता है। अभी हम इसको पढ़ेंगे। इनकम लेवल, एजुकेशन, दो तो बात बिल्कुल ठीक है। पर्यावरण की स्थिति, तो ये आपकी गलत है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, संभावित जीवन अवधि, तो 1 और 2 और 4 ये 3 ठीक है आपका, तो 20 का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 108 है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना, इनको कालक्रम में आप लगाना। स्वच्छ भारत मिशन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। तो देखिए 1 और 2 आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन गांधी जयंती 2 अक्टूबर को जब घोषणा की गई थी, 2 अक्टूबर 2014। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अगले साल 2015 में शुरू की गई थी। तो 1 के बाद 2 आएगा। 1 के बाद 2 किस में है? ए में है, बी में है, क्या सी में है? नहीं है, क्योंकि 2 पहले आ गया। डी में भी नहीं है, तो ए और बी में से आंसर होगा, और उसका राइट आंसर है बी, क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 की है, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना 2017 की है। आगे हम बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 109 है, जनसंख्या से रिलेटेड है। माल्थस ने जो एक तर्क दिया था, या आपने बेसिक बुक में ही पढ़ा होगा, माल्थस ने तर्क दिया कि जनसंख्या प्रकृति में बढ़ती है, जबकि कृषि उत्पादन खाद्य आपूर्ति प्रकृति में बढ़ती है। तो यो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो उन्होंने कहा था जनसंख्या के बारे में कि जो माल्थस ने तर्क ये दिया था कि जो जनसंख्या है आपकी, वो ज्योमेट्रिक रूप से बढ़ती है, जबकि जो खाद्य आपूर्ति है वो अंकगणितीय रूप से बढ़ती है ना। यानी कि जो जनसंख्या वो तीव्र गति से बढ़ती है, जबकि उस मात्रा में खाद्य सामग्री नहीं बढ़ती। तो ऐसे ध्यान में रखना है। तो ए इसका राइट आंसर होगा, ज्यामितीय और अंकगणितीय रूप से बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 110 है, इसको देखेंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना और बताना है कौन सा सही है। तो जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। सेकंड पढ़ेंगे हम, समाजवाद से सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप से जवाहरलाल नेहरू ने इस दल में शामिल हुए थे। तो दोनों ही बात आपकी गलत है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 17 मई 1934 को हुआ था। अब यहीं पे तो कन्फ्यूजन होता है, अगर जनवरी ना देता है तो इसका ठीक हो जाता कि 1934 में गठन हुआ था। 17 मई 1934 में इसका गठन हुआ था, और इसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। यह कांग्रेस पार्टी के भीतर एक समाजवादी समूह था। समाज में सहानुभूति होने के कारण भी जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, और इसमें क्या है कि जवाहरलाल नेहरू शामिल हुए थे।
इसका गठन कांग्रेस के सदस्य द्वारा महात्मा गांधी के साथ वैचारिक मतभेदों को लेकर किया गया था। तो दोनों ही गलत है। तो हमने देखा 110 सवाल हमने सोल्व कर लिए। अब 40 सवाल बचे, वो अगली वीडियो में हम देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। तो बहुत इसमें 2024 का जो पेपर था वो बहुत टफ पेपर था। आप देखेंगे इसकी कट ऑफ इसलिए कम गई है ना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो में बने रहे और मुझे बताए ज़रूर। देखिए परफेक्ट कोई नहीं होता, जितना मैंने सीखा है इस तैयारी से जर्नी से उतना मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और उसमें बिल्कुल भी मैं कोई हवाबाजी बिल्कुल नहीं करता हूँ। जो मुझे आता है मैं बिल्कुल ऐसे बताता हूँ, नहीं तो मैं ये भी कह देता कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगते हैं। जो तैयारी करने वाले ठीक स्टूडेंट है वे समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपनी पढ़ाई करते रहिए और 6 दिसंबर बहुत नज़दीक है अब, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।